हेलो एवरीवन, संभव डिजिटल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना लेने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन इम्बाइबिशन को अपन बोल सकते हैं अंतः शोषण। इम्बाइबिशन को अपन क्या बोलेंगे? अंतः शोषण। तो देखो, अंतः शोषण बेसिकली होता है कि अपन थोड़ा सा बेसिक से देखते हैं। देखो, आपने नॉर्मली देखा होगा कि अपने घरों के अंदर जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो बारिश के दिनों में अपन को बंद करने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है ऐसा? क्योंकि उस कंडीशन में इन्वायरमेंट के अंदर नमी होती है और उस नमी का अवशोषण कर लेते हैं अपने लकड़ी के जो खिड़की दरवाजे हैं वो। और अवशोषण करके वो क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे हैं वो फूल जाते हैं। ओके। तो फूलने की वजह से उनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिर उसको बंद करने में परेशानी का सामना अपन को करना पड़ेगा। ठीक। इसी के अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल अपन बात करें तो अपने पास है चने के बीज। चना है उसको अपन भिगोएंगे पानी के अंदर तो भिगोने पर चने के बीज है वो फूल जाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? अंतः शोषण के द्वारा। जब बीजों का अंकुरण होना होता है तो सबसे पहले बीज है वो कौन सी प्रक्रिया करेंगे? अंतः शोषण की, जिसकी वजह से वो बाहर से सोयल से पानी को अवशोषित करेंगे और अवशोषित करने के बाद में वो उनका अंकुरण है वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात ये है कि लकड़ी के अंदर और चने के बीजों में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये जल को अवशोषित करते हैं? तो इनके अंदर होता है अंतः शोषक पदार्थ। क्या होता है इसके अंदर? अंतः शोषक पदार्थ, या जिसको अपन बोल सकते हैं इम्बाइबेंट। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? इम्बाइबेंट। तो ये इम्बाइबेंट या अंतः शोषक पदार्थ है वो क्या काम करता है? इन्वायरमेंट की नमी को या फिर इसके पास आसपास में जितना भी जल उपस्थित है उस जल को ये अवशोषित कर लेता है और खुद का आयतन है वो बढ़ा लेता है। इसी को अपन क्या बोलेंगे? अंतः शोषण या इम्बाइबेशन अपन बोल सकते हैं। अब देखो, लकड़ी के अंदर क्या पाया जाता है? आपको पता है पादप कोशिका है। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज की। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसके अंदर सेल्यूलोज है, पैक्टेज है और मैग्नीशियम पैक्टेट है। ये खूब सारी चीजें होती है सेल वॉल के अंदर। और ये जो चीजें हैं सेल्यूलोज वगैरह, यही क्या करता है? जल को अवशोषित करने का काम करेगा और इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे? इम्बाइबेंट या अंतःशोषक अपन इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अपन देखते हैं चने के बीजों के अंदर। चने के बीज है उनको भी अगर अपन पानी के अंदर भिगोएंगे तो वो उनका आयतन बढ़ जाएगा और वो फूल जाएंगे। इसके पीछे का क्या रीजन है? तो इसके अंदर भी क्या होता है, चने के बीजों के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। ओके। इसके अलावा सेलुलोज भी पाया जाता है, हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है, कुछ और भी पार्ट होते हैं इसके अंदर। तो ये जो हैं वो सारे पदार्थ है वो मिलकर क्या करते हैं? जल को अवशोषित करने का काम करते हैं। और इसी अवशोषण को अपन क्या बोलते हैं? अंतः शोषण बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? तो देखो, देखो परिभाषा की बात करें तो अपन क्या बोलेंगे? ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो जल में, जल में घुले बिना, जल में घुले बिना उसको या उसका अवशोषण करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं, अंतः शोषक कहलाते हैं। अंतः शोषक कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया अंतः शोषण कहलाती है। यह प्रक्रिया अंतः शोषण कहलाती है। अब देखो, बिना जल में घुले का क्या मतलब है? जैसे लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसको अपन पानी में रखेंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन क्या लकड़ी है वो जल के अंदर घुल जाएगी? ना। अगर लकड़ी को अपन पानी से निकाल कर उसको अपन वापस से सुखा देंगे तो वो पहले वाली अवस्था के अंदर आ जाएगी। जैसे अपन बात करें चने के बीजों की, चने के बीज अपन ने भिगो दिए, भिगोने के बाद में वो फूल गए, फूलने के बाद में इसको वापस से अपन पानी में से निकाल कर बाहर रख देंगे। बाहर रख देंगे तो थोड़े टाइम बाद में अपन को देखने को मिलेगा कि ये चने के बीज है, इनका आयतन वापस से कम होने लग गया है। क्लियर है पॉइंट? तो आयतन कम होने लग गया, थोड़े टाइम बाद में ये चने के बीज
जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो क्या इनके अंदर का मटेरियल घुला है पानी के अंदर? ना, बिना घुले इनके अंदर क्या होता है, जल अवशोषण की प्रक्रिया होती है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, अंतःशोषण बोलते हैं। और जो पदार्थ अंतःशोषण की प्रक्रिया करते हैं उन्हीं को अपन अंतःशोषक बोल सकते हैं। ठीक। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जैसे लकड़ी में उपस्थित जैसे लकड़ी में उपस्थित सेल्यूलोज किसका काम करेगा, ये अंतः शोषक पदार्थ का काम करेगा। चने के बीज में चने के बीज में उपस्थित प्रोटीन, ये भी किसका काम करेगा, अंतः शोषक पदार्थ का काम करेगा। तो क्लियर है, ऐसे पदार्थ जो बिना जल में घुले जल का अवशोषण करते हैं उसी को अपन अंतःशोषक बोलते हैं। और अवशोषण की इसी प्रक्रिया को अंतःशोषण भी अपन बोल सकते हैं। तो ये चीज अपन ने देख ली है। अब अपन बात करते हैं कि अंतःशोषक की प्रक्रिया के अंदर क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले करेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आयतन में चेंज, या अपन बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, या अपन बोल सकते हैं आयतन में चेंज। अब आयतन में चेंज का मतलब क्या, अभी अपन ने देखा अगर चने के बीज को अपन भिगोएंगे तो उनका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे अपन ने एक कटोरी पूरे भर के कटोरी अपन ने चने ले लिए, अब जब इसके अंदर अपन जल डालेंगे तो चने हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आयतन के अंदर वृद्धि होती है, इसलिए चनों का आयतन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि अंतः शोषण की प्रक्रिया के अंदर किसके अंदर चेंज आपको देखने को मिलेगा, वॉल्यूम में चेंज या आयतन में चेंज आपको देखने को मिलेगा। सेकंड है अपने पास में चेंज इन वेट, भार के अंदर भी आपको चेंज है वो देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे ही चने है उसको अपन भिगोएंगे तो अंतः शोषण की प्रक्रिया के द्वारा जल है वो उसके अंदर जाएगा, जल अंदर जाएगा तो फिर वॉल्यूम के साथ साथ में उनके भार के अंदर भी आपको वृद्धि है वो देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी प्रक्रिया है भाई, अगर पानी अंदर जाएगा बीज के अंदर तो उसका भार तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा ना। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरी प्रोसेस होती है इसके अंदर हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ हीट, कैसे वो देखो। मान लो कि ये लकड़ी है और ये लकड़ी की सतह है। अब जब अंतः शोषण होता है तो जो जल के अणु होते हैं वो लकड़ी की सतह पर इस प्रकार से एक लाइन के अंदर व्यवस्थित हो जाएंगे। जल के अणु है वो किस में व्यवस्थित हो जाते हैं, लाइन में। अब जब लाइन के अंदर ये व्यवस्थित हो जाएंगे यानी एक जगह पर ये व्यवस्थित हो जाएंगे तो इनकी जो फ्री एनर्जी थी, जो गमन करने के लिए इनके पास में काइनेटिक एनर्जी थी, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन के अंदर व्यवस्थित हो गए हैं, अब ये गमन नहीं कर रहे हैं। तो गमन करने के लिए पहले इनके पास में जो एनर्जी थी वो एनर्जी अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर माध्यम के अंदर मुक्त हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर मुक्त होगी तो एनर्जी मुक्त होगी तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, हीट है उसका प्रोडक्शन हो चुका है। तो ऊर्जा मुक्त होने का मतलब है इन्वायरमेंट के अंदर, या अपन बोल सकते हैं जो माध्यम है अपना उसके अंदर हीट का प्रोडक्शन है वो हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया, इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इम्बाइबिशन बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो इम्बाइबिशन की प्रक्रिया में आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी, वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा, वेट के अंदर चेंज होगा, और तीसरा है अपने पास में हीट, हीट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में प्लाज्मोलाइसिस, या अपन इसको बोल सकते हैं जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन, अब देखो इसके अंदर क्या है, जीव द्रव्य कुंचन में क्या होता है वो देखो ध्यान से। आपको पता है ये अपने पास एक सेल है और ये अपन ले रहे हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, ये इसका केंद्रक, ठीक, और भी मटेरियल जितना भी है, ये इसकी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। इस पादप कोशिका को अपन ने रख दिया है कौन से सॉल्यूशन के अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन में रख दिया इसको अपन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। तो आपको पता है जब भी अपन कोशिका को, पादप कोशिका को या फिर किसी भी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो जल
कोशिका के अंदर जाएगा या फिर बाहर जाएगा, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर किसी कोशिका को अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो जल है वो हमेशा कोशिका से बाहर निकलेगा। जब जल कोशिका से बाहर निकलेगा तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। अब कम होगा तो आपको क्या दिखाई देगा, देखो कम होगा तो बाद में आपको जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप की दिखाई देने लग जाएगी, इस टाइप की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वाटर है वो बाहर निकलेगा तो इसकी जीवद्रव्य का क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। जीवद्रव्य क्या हो जाएगा, इसका सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने की वजह से आपको ये वाली जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। क्लियर है? क्यों ऐसे कंडीशन? क्योंकि बाहर जो होती है वो इसकी सेल वॉल है, और आपको पता है सेल वॉल कैसी होती है, हार्ड होती है, यानी कि कठोर होती है। सेल वॉल कैसी होती है इसकी, कठोर होती है। कठोर होने की वजह से जैसे ही जल बाहर निकलेगा तो सेल वॉल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई जल बाहर निकल गया तो वो अपनी एज इट इज अवस्था में ही रहेगी, वो पिचकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हार्ड है, वो कठोर है। लेकिन मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन लचीली होती है। मेम्ब्रेन कैसी होती है, लचीली। तो जैसे ही पानी बाहर निकलेगा, अब ये जो मेम्ब्रेन है वो भी जीव इसके साइटोप्लाज्म के साथ में सिकुड़ जाएगी। तो आपको कंडीशन ऐसे दिखाई देगी, ये वाली कंडीशन आपको दिखाई देगी। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट? आगे देखो, तो जल है वो कहाँ पर आ जाएगा, बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा। सॉल्यूशन अपन ने कौन सा लिया, ये वाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अपन ने यूज किया है। अब क्या किया कि ये जो सेल है वो पिचक चुकी है। अब इस पिचकी हुई सेल को, इस कोशिका को अपन वापस से डालेंगे कौन से सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। कौन से सॉल्यूशन में डालेंगे इसको, वापस से अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। अब आपको पता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अपन किसी भी कोशिका को रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर अपन किसी भी कोशिका को रखेंगे तो कोशिका है ये वापस से अपने किसके अंदर आ जाएगी, पूर्व अवस्था में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अपन किसी भी कोशिका को रखते हैं तो पानी कहाँ पर चला जाता है, वापस सेल के अंदर प्रवेश करने लग जाता है। तो जैसे ही पानी सेल के अंदर प्रवेश करेगा उस कंडीशन में जो सेल है वो वापस से अपनी पूर्व वाली अवस्था के अंदर ही आ जाएगी। और इसी प्रोसेस को अपन बोलेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस। तो दो प्रक्रिया अपने पास में, एक तो प्लाज्मोलाइसिस और दूसरा कौन सा अपने पास में, डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस कब होगा, प्लाज्मोलाइसिस तब होगा जब अपन किसी भी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यानी अति पराश्रयी विलयन में रखेंगे। जब अति पराश्रयी विलयन में अपन किसी कोशिका को रखेंगे तो उसका जीवद्रव्य है वो सिकुड़ जाएगा, और इसी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं जीवद्रव्य संकुचन या जीवद्रव्य कुंचन। लेकिन जैसे ही इस जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को अपन वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इसके अंदर पानी है वो वापस से अंदर प्रवेश करेगा। और जब पानी अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा कि जो सेल है वो पहले अपनी पूर्वावस्था के अंदर आ जाएगी, जैसे वो पहले थी वैसी ही अब ये वापस से हो जाएगी। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। ये अपन बोल सकते हैं वी जीवद्रव्य कुंचन भी अपन बोल सकते हैं, जीवद्रव्य विकुंचन भी अपन इसको हिंदी में बोल सकते हैं। क्लियर पॉइंट? तो ये था अपना इम्बाइबेशन और जीव द्रव्य कुंचन। अब अपन देखते हैं कि इनका जो लाभ है या फिर इनका महत्व है वो कहाँ कहाँ पर होता है। तो ध्यान से सुनो, इम्बाइबेशन की अपन बात करें तो ये ज्यादा यूज कहाँ पर होगा। पहली चीज तो आपको पता है कि जब बीज का अंकुरण होता है, जब बीज का अंकुरण होना होता है तो सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होती है, इम्बाइबेशन। कैसे? जैसे अपन खेत बोते हैं तो खेत के अंदर क्या होता है, अपन बीज को छिड़केंगे। अब बीज है वो अपन सूखे लेते हैं ना कि गीले। तो बीज है, सूखे बीज है, वो कभी अंकुरित नहीं हो सकते। अगर सूखे बीज अंकुरित होते तो अपनी बोरियों के अंदर भी बीज है उनका अंकुरण हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमेशा जो बीज है वो नमी पाकर ही आगे अंकुरित होते हैं। तो जैसे अपन खेत के अंदर बीज डालेंगे, अब क्या होगा, वो जो बीज है वो मिट्टी के नमी को अवशोषित करेंगे। बीज क्या करेंगे, मिट्टी में उपस्थित नमी को अवशोषित करेंगे। और जैसे ये नमी को अवशोषित करेंगे, नमी को अवशोषित करने के बाद में ये फूल जाएंगे, और फूलने के बाद में इनका अंकुरण है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है बीज के अंकुरण की। तो सबसे पहली प्रोसेस बीजांकुरण के अंदर कौन सी होती है, अंतः शोषण। बिना अंतः शोषण हुए कभी भी बीज का अंकुरण नहीं हो सकता है।
क्लियर है। सेकंड अपन बात करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जाता है। अब आपको पता है चट्टानें हैं वो आसानी से तो टूट नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, जो चट्टानों के बीच में दरार होती है, उन दरारों के अंदर मजबूत लकड़ी का टुकड़ा है वो फंसा दिया जाता है। एकदम से टाइटली उसको फंसा देंगे। फंसाने के बाद में उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर डाला जाएगा पानी। जैसे लकड़ी के टुकड़े के ऊपर पानी डाला जाएगा, अब आपको पता है लकड़ी क्या काम करती है, अंतः शोषण का काम करेगी। तो पानी का अवशोषण करके लकड़ी का आयतन बढ़ेगा। अब सोचो, आयतन जब बढ़ेगा, लकड़ी का आयतन बढ़ेगा, तो पहाड़ है वो भी धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। कैसे, देखो, जैसे ये है अपने पास में कोई चट्टान, और इस चट्टान के अंदर आपको छोटी सी एक दरार मिल गई। ये छोटी सी दरार है भाई चट्टान के अंदर, ये वाली। इस दरार के अंदर आपने क्या फंसा दिया, लकड़ी का टुकड़ा, एकदम से टाइटली इसको लकड़ी का टुकड़ा है वो अपन ने फंसा दिया। अब इसके ऊपर अपन क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। जैसे ही अपन पानी डालेंगे तो इस लकड़ी के टुकड़े का आयतन क्या होगा, लगातार इंक्रीज होगा। और इसका जब आयतन इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा कि चट्टान है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगी। और चट्टान टूटने की प्रक्रिया में भी कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाता है, इम्बाइबेशन का यूज किया जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपने आजकल देखा होगा मार्केट के अंदर कुछ ऐसे सजावटी प्लांट वगैरह भी आते हैं, जिनको अपन पानी के अंदर रखते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं। पत्ती जैसी सूखी सूखी स्ट्रक्चर आती है, जिनको पानी के अंदर डालते ही वो वापस से फूल जाती है, ऐसी स्ट्रक्चर आती है। जैसे सिलेजिनेला जो है, उसके प्लांट्स हैं वो भी आज सजावट के रूप में काम में लिए जाते हैं। सिलेजिनेला है वो क्या करता है, जब सूख जाता है तो पत्ती जैसी संरचना बन जाती है, इसकी सूखी पत्ती जैसी। लेकिन जैसे इसको अपन पानी में डालते हैं तो वापस एक हरी भरी पत्ती है उसका निर्माण आपको देखने को मिलता है। तो सजावट के रूप में भी, सजावट के लिए भी कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाता है, इम्बाइबेशन की प्रोसेस का यूज यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो हो गए हैं सारे लाभ किसके, इम्बाइबेशन या अंतः शोषण के। कौन कौन से लाभ अपन ने बताए, सबसे पहले है बीजांकुरण में, बीजांकुरण में। सेकंड अपन ने देखा पहाड़ों को तोड़ने में, पहाड़ों को तोड़ने में। और तीसरा है अपने पास में सजावट में। इन सारी चीजों के अंदर किसका यूज किया जाता है, इम्बाइबेशन यानी अंतः शोषण की प्रक्रिया का यूज किया जाता है। अब अपन बात करते हैं जीवद्रव्य कुंचन के अंदर क्या प्रोसेस होती है, कहाँ पर इसको यूज किया जाएगा। तो देखो, आपको पता है अपने घरों के अंदर अचार वगैरह बनाते हैं, तो अचार बनाते टाइम उसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा डाली जाती है। अब नमक की मात्रा अगर ज्यादा है, अचार के अंदर नमक की मात्रा ज्यादा है, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा या फिर हाइपोटोनिक, नमक विलय का काम करेगा। और जिस भी विलयन के अंदर विलय की सांद्रता ज्यादा होगी, तो वो विलयन कैसा होगा, हाइपरटोनिक विलयन होगा। वो कौन सा होगा, तो हाइपरटोनिक विलयन। अब मान लो कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह वहां पर अचार के ऊपर आक्रमण करेगा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाएगा तो उसकी कोशिका में से कोशिका द्रव्य वह पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाएगी। क्लियर पॉइंट। क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यानी कि अति प्रासरी विलयन में अपन किसी भी कोशिका को रखेंगे, तो कोशिका है उससे जल है वो कहाँ पर आ जाएगा, बाहर, और कोशिका सिकुड़ जाएगी। ये चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस कहाँ पर काम में आती है, बैक्टीरिया के अंदर। तो जैसे ही अपन अचार को अति प्रासरी बनाएंगे नमक ज्यादा डाल के, तो क्या होगा कि जैसे बैक्टीरिया वगैरह या फिर कोई भी जीव जो कि फंगस वगैरह है, वो अगर आक्रमण करेगी तो उनका प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, यानी जीव द्रव्य वह कुंचित हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी और अपना अचार है वो लंबे टाइम तक सुरक्षित रह पाएगा। तो अचार को सुरक्षित रखने में भी कौन सी प्रक्रिया का यूज किया जाता है, जीव द्रव्य कुंचन का यूज किया जाता है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपको पता है खेतों के अंदर अपन अनाज वगैरह बोते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर फर्टिलाइजर है, जो भी उर्वरक है, उर्वरक खाद है, उसका उपयोग है वो बहुत कम किया जाता है। उपयोग कम करने के पीछे का रीजन क्या है, उपयोग कम करने का पीछे का रीजन ये है, अगर अपन ज्यादा उर्वरक या ज्यादा खाद है वो अपन जमीन के अंदर डाल देंगे, ज्यादा खाद डालेंगे, तो फिर क्या होगा कि जो जमीन का जो विलियन है, जमीन का जो विलियन है वो कैसा हो जाएगा, अति पराश्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर वगैरह अगर अपन डालेंगे तो विलियन तो वही अति पराश्री होगा ही ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही अति पराश्री विलियन हो जाएगा, अब पादप कोशिकाओं से जल है वो बाहर आने लग जाएगा। देखो कैसे, अपने पास में सोयल है और इस सोयल के अंदर अपने खूब सारे फर्टिलाइजर डाल दिए, जैसे ही अपन फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, सोयल का सॉल्यूशन हमेशा कैसा होता रहेगा, हाइपरटोनिक।
जैसे जैसे विलेय की सांद्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। अब इसके अंदर अपने पास में प्लांट है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और ये प्लांट की कोशिकाएं हैं। हमेशा आपको पता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर अपन किसी भी कोशिका को रखेंगे तो जल कहाँ पर आ जाएगा, बाहर की तरफ आने लग जाएगा। जबकि जल जाना कहाँ पर चाहिए था, प्लांट के अंदर जाना चाहिए था, तभी तो प्लांट है वो ठीक से ग्रोथ कर पाता। लेकिन जल है वो बाहर आने लग गया। अब थोड़े टाइम बाद में जल नहीं मिलने की वजह से प्लांट है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए जो भी फर्टिलाइजर वगैरह आते हैं उनके अंदर ऑलरेडी क्वांटिटी लिखी हुई आती है भाई, पर हेक्टेयर के अंदर या पर बीघा के अंदर आपको कितना फर्टिलाइजर है वो यूज करना है। रीजन क्या है, क्योंकि अगर ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो सोइल का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वाटर है वो पादप की कोशिकाओं से बाहर आने लग जाएगा, और वाटर की कमी की वजह से फिर प्लांट है उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया में ये भी आपको ध्यान में रखना होता है भाई, किस टाइप का सॉल्यूशन है वो अपन को यूज करना चाहिए और किस टाइप का सॉल्यूशन यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो इम्बाइबेशन और प्लाज्मोलाइसिस के महत्व को समझाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।